हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सबसे पहले बच्चों हमें यही पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट फोर्सेस किसे बोलते हैं, कि व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस, कि कब हम फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे। तो बेटा अगर किसी जो फोर्सेस हैं इफ देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस and they are acting at the same body or the same point, then they are said to be concurrent forces। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सभी फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लग रही हों तो उन्हें बच्चे क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसी के ऊपर सभी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ये लग रही है इस तरफ और एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ लग रही है, सपोज F2 इस तरफ, और एक फोर्स सपोज ये लग रही है F3, एक फोर्स ये लग रही है F4। तो यहाँ पे ये जितनी भी फोर्सेस बच्चे लग रही हैं ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। इन सब फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम है। तो ऐसे केस में बेटा इन सभी फोर्सेस को मैं क्या बोलूँगा, कॉन्करेंट फोर्सेस। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब अब मैं कब बोलूँगा कि जो मेरे पास ये सभी जो कॉन्करेंट फोर्सेस लग रही हैं ये इक्विलिब्रियम में है। कब बोलूँगा, अगर इन सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाए तब मैं बोलता हूँ कि मेरी कॉन्करेंट फोर्सेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सभी जो फोर्सेस हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, उनका नेट इफेक्ट अगर बच्चे ज़ीरो हो जाता है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं किस में है, इक्विलिब्रियम में हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे पॉइंट O, इस पे एक फोर्स तो सपोज हमारे पास जो एक फोर्स है बच्चे सपोज इस तरफ लग रही है F1, ठीक, और ऐसे ही सपोज इस पे दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है ये F2, और ऐसे ही एक फोर्स सपोज यहाँ पे इस तरफ लग रही है ये F3। तो मैं इन तीनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में कब बोलूँगा। अब ये कॉन्करेंट फोर्सेस तो है क्योंकि एक ही पॉइंट पे सभी फोर्सेस लग रही हैं, इस तरफ और इस तरफ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो ये फोर्सेस कॉन्करेंट हैं। तो बेटा अब ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होगी, अगर इनका नेट इफेक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब मैं बोलूँगा कि ये फोर्सेस बच्चे किस में हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि इनका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो रहा है या नहीं। नेट इफेक्ट ज़ीरो होने का मतलब है बेटा कि फोर्सेस का जो वेक्टर सम है F1 प्लस F2 प्लस F3 ये कितना आना चाहिए बेटा, ज़ीरो आना चाहिए। मतलब नेट इफेक्ट फोर्सेस का ज़ीरो आने का मतलब यही है कि इनका जो वेक्टर सम है इट शुड बी ज़ीरो। तो अगर नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का वेक्टर सम, ध्यान रखना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर सम की, वेक्टर सम क्या आए, ज़ीरो आए, तो वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। और जब भी हमारी कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी तब हमारा ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो मूव करता रहेगा, ठीक। अब यहाँ चेक करके देखते हैं। अब देखो बच्चे F1 फोर्स इधर लग रही है, F2 फोर्स इधर लग रही है। अब अगर मैं इन पे पैरेललोग्राम लॉ लगा दूं तो मैं F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। पहले आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ी है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लूँ तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी बच्चे हम F1 और F2 का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं ये पैरेललोग्राम को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा इस तरह से। तो यहाँ से फिर मुझे इसका एक डायगोनल मिलेगा, ये ठीक इस तरह से डायगोनल मिलेगा, और ये जो मेरे पास आएगा वेक्टर ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये होगा हमारा F1 प्लस F2। तो अब यहाँ पे बच्चों F1, F2 और F3 इक्विलिब्रियम में कब होंगी, अगर F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आया है ये F1 प्लस F2, ये हमारा जो थर्ड वेक्टर है F3 इसके जस्ट क्या हो, अपोजिट हो, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, मतलब जो हमारा F3 वेक्टर है इट इज सिंपली द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, कि अगर हमारा ये वेक्टर इक्वल और अपोजिट हो F1 प्लस F2 के, तभी हमारा नेट इफेक्ट ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ से F3 आ गया,
माइनस F1 प्लस F2, तो ये माइनस का है F1 प्लस F2, इसको इस तरफ ले आता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा F3 प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हो गया प्रूव। तो इसका मतलब ये ज़रूरी है बेटा कि कॉन्करेंट फोर्सेस हमारी इक्विलिब्रियम में तभी होगी अगर किसी दो फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट आता है वो थर्ड फोर्स के इक्वल और अपोजिट हो। ठीक, तो एक तो ये बात हुई इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। इसके अलावा बच्चों न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम हम इसमें एक और थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं लामीज थ्योरम। वो थ्योरम देखो बच्चे क्या बोलती है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि उसका प्रूफ नहीं आता एग्जाम में आपके पास। ठीक है, एक थ्योरम है लामीज थ्योरम जो हम यहाँ कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम कई बार वो यूज़ की जाती है। वो क्या है देखो, सपोज बच्चे मेरे पास तीन फोर्सेज हैं, ये लग रही है फोर्स F1, ये लग रही है फोर्स F2 और एक ये थर्ड फोर्स लग रही है सपोज F3। ठीक है, और सपोज दे आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है एंड F1 और F2 के बीच में सपोज जो एंगल है वो है अल्फा, F3 और F2 के बीच में जो एंगल है सपोज वो है बीटा, और F3 और F1 के बीच में जो एंगल है सपोज वो है गामा। तो बच्चों जो हमारी लामीज थ्योरम है वो क्या बोलती है कि अगर ये फोर्सेस हुई इक्विलिब्रियम में तो इसका क्या मतलब होगा कि जो मेरी फोर्स है F1, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होगा जो मेरी फोर्स है F1 उसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा। क्या लूंगा मैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बीटा। मतलब आपने क्या लेना है, जो फोर्स है ना उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल लेना है। ये फोर्स F1 यहाँ लग रही है और इसके जस्ट अपोजिट ये एंगल बन रहा है ना यहाँ बीटा, तो ये बन जाएगा F1 अपॉन साइन बीटा। इट शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स F2 अपॉन ये आ जाएगा साइन गामा, एंड यहां से फिर बनेगा ये फोर्स F3 अपॉन साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये F1 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन गामा इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज योर लामीज थ्योरम। आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ये यूज होगी। जैसे आपको लामीज थ्योरम का ही एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ सबसे पहले, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका लामीज थ्योरम से रिलेटेड। तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, तो उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। और फिर इसके अलावा और भी हम बहुत से इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल्स आज परफॉर्म करेंगे। तो देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इन्होंने क्या कहा है कि ए बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम 2 strings OA एंड OB एज शोन। मतलब एक बॉल है बेटा, उस बॉल को हमने दो स्ट्रिंग्स मतलब धागे हो गए, दो धागों से हमने लटकाया हुआ है इस तरह से। ये पॉइंट हमारा है A और ये हमारा एक फिक्स हॉरिजॉन्टल एक रिजिड सरफेस है जिससे हमने एक धागा बांधा, यहाँ पे पॉइंट A से बांध दिया और यहाँ पे पॉइंट B से, और बीच में एक बॉल लटका दी। ठीक है बेटा, बीच में क्या लटका दी, एक बॉल। जो बॉल हमने यहाँ पे बांधी है बच्चे इसके साथ, यहाँ पे हमने एक बॉल बांध दी इस तरह से। तो ये बॉल जैसे ही मैं बांधूंगा तो धागा ऐसे खींच जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसी चीज को, कि जैसे सपोज बच्चों ये एक स्ट्रिंग है, अब ये आपको नजर नहीं आ रही होगी, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, इसके दोनों एंड फिक्स हैं। अब बीच में क्या करते हो आप, एक बॉल लटका देते हो तो ये ऐसे खींच जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये नज़र नहीं आ रही होगी आपको क्योंकि बहुत पतली है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे यहाँ पे कि जो हमारी स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग के किसी एक पोर्शन में बॉल को बांधा। ये इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो एक धागा था ऐसे, उसके यहाँ कुछ भी बांध दो तो उसके वजन से, उसके वेट से कहाँ जाएगा, वो खींच जाएगा नीचे। जैसे आप सिंपल यार देखते हो ऊपर छत पे कपड़े टांगने वाली जो वायर है, तार होती है कपड़े टांगने की जिसपे कपड़े सुखाते हैं, तो जैसे ही किसी वायर पे, अब देखो एक वायर पूरी स्ट्रेच हो रखी है इस तरह से छत पे, अब जैसे आप उस पर एक कपड़ा सूखने के लिए टांगते हो तो क्या वो वायर तब भी ऐसे स्ट्रेट रहती है, वो उसके वजन से, उसके वेट से क्या हो जाती है, इस तरह से
टिल्ट हो जाती है ना टिल्ट, उसके वजन से जितना ज़्यादा वेट लगाओगे वो उतना ज़्यादा टिल्ट होगी। तो यहाँ पे भी बच्चों यही हुआ है कि जो हमारी स्ट्रिंग थी उससे जब हमने बॉल लटकाई तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई और हमें कहा गया है कि जो बॉल है उसका मास 1 kg है। तो बेटा ये जो बॉल हमने यहाँ लगाई है, इस बॉल का जो मास है, ठीक है, ये जो बॉल यहाँ लगाई है, इस बॉल का मास कितना है बेटा 1 kg, ठीक। और व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, तो आपको निकालना है कि इन स्ट्रिंग्स में, क्योंकि जब ये बॉल, अब देखो जैसे ही मैं बॉल बांधूंगा बेटा स्ट्रिंग से, धागे से, तो बॉल का वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, है ना। बॉल का वेट कहाँ एक्ट करेगा बेटा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो बॉल है आपकी उसका वेट कहाँ एक्ट करेगा बच्चे, डाउनवर्ड, ऐसे। अब आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मतलब इसका वेट नीचे खींचेगा इसको, ऐसे। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, तो वेट नीचे एक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है बेटा। तो वेट हमारा एक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, वेट विल एक्ट डाउनवर्ड। अब वेट हमारा नीचे की तरफ लगेगा, W=mg, जो सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपको पता है, वेट मास, ये चलो बाद में निकालते हैं। वेट हमारा नीचे लगेगा और इससे इस स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगी, टेंशन जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, टेंशन, एक खिंचाव जनरेट होगा, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब आपको यहाँ पे वही टेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको दिया गया है डायग्राम में कि यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है। तो आपको ये दो टेंशंस फाइंड आउट करनी है, T1 और T2। इसके अलावा बच्चों आपको इसमें क्वेश्चन में एंगल्स भी दिए हैं, ठीक है। आपको जो डायग्राम है, डायग्राम में बच्चे एंगल्स भी दिए हैं। आपको दिया है कि ये वाला एंगल आपका यहाँ पे 30 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, जो ये वाला एंगल है बच्चे ये कितना दिया है आपको 90 डिग्री, जो ये वाला एंगल दिया है आपको ये दिया है 120 डिग्री, और यहाँ का एंगल बेटा आपको दिया गया है 150 डिग्री। तो आपको ये टेंशन से निकालनी है, ठीक है। डायग्राम सबको क्लियर है कि एक स्ट्रिंग थी, उससे बॉल बांधी, बॉल ने उसको ऐसे खींचा, वो ऐसे ट्रायंगल बना दी उसने खींच के, ठीक है। बॉल का वेट उसको नीचे खींच रहा है, जिससे स्ट्रिंग में टेंशन मतलब तनाव लग रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, टेंशन हमेशा ना पॉइंट से दूर की अवे लगती है, ये ध्यान रखना है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है ना ऐसे, टेंशन हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ध्यान रखना है आपने। ये नीचे जाएगा तो टेंशंस अवे लगेंगी दोनों, T1 और T2 कहाँ लगेंगी टेंशन, दीज टू टेंशंस विल एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे बच्चों जो वेट है वही हमारी फोर्स एक्चुअल जो इसको नीचे खींच रही है। अब हमें पता है वेट हम निकाल लेंगे, ये वेट की वैल्यू कितने आने वाली है, निकाल लो अलग से। वेट मास 1 kg दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो वेट हमारा आएगा 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब नीचे जो फोर्स लग रही है, वेट जो लग रहा है वो कितना है 9.8 न्यूटन। और हमारा सिस्टम किस में है इस टाइम पे, इक्विलिब्रियम में, और नीचे नहीं जा रही बॉल, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ मैं लामीज थ्योरम यूज कर लूंगा। क्या यूज कर लूंगा बेटा, लामीज थ्योरम। देखो कैसे यूज करूंगा, वही वाला जैसे आपने लामीज थ्योरम अभी समझी थी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये टेंशन T1 अपॉन, इस टेंशन T1 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से, T1 यहाँ है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है 150 डिग्री। तो मैं लिखूंगा T1 अपॉन साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू, फिर मैं लिखता हूँ टेंशन T2। अब इस T2 के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है 120 डिग्री, तो यहाँ आएगा T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब देखो इस वेट को, ये वेट नीचे है और इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है 90, तो यहाँ बनेगा वेट W अपॉन साइन 90। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, T1 और T2 निकल जाएंगे। देखो कैसे निकलेंगे, ये बनेगा T1 अपॉन साइन 150। अब बेटा आपको साइन 150 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको पता है साइन 150 किसके इक्वल होगा, साइन 150, देखो साइन 150 ये निकालना है। तो साइन 150 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, साइन 90, या आप इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हो। साइन 150 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 30। अब यहाँ पे साइन 180 माइनस 30 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन
x माइनस वाई किसके इक्वल होता है? साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ 180 इंटू कॉस 30 माइनस कोस 180 इंटू साइन 30, ये आ जाएगा। तो अब देखो साइन 180 की वैल्यू बेटा 0 होती है, 0 इंटू कॉस 30 माइनस कोस 180 की वैल्यू होती है -1 और यहाँ साइन 30 रहने दो एज इट इज। तो यहाँ से आपका ये बनेगा 0 प्लस साइन 30, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा आपका साइन 30। तो इसका मतलब साइन 150 किसके इक्वल हुआ बेटा? सोल्व करके साइन 30 के इक्वल हुआ। तो यहाँ मैं साइन 30 लिख दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन 150 की जगह पे साइन 30 इज इक्वल टू टेंशन T2 अपॉन साइन 120। ऐसे ही बेटा आप साइन 120 भी निकाल सकते हो। साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 120 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करो 120 बनता है। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस 60 का मतलब क्या हुआ? साइन 60 ही हुआ, यही मतलब हुआ इसका साइन 60। तो यहाँ पे यही आ जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका वेट है, वेट आपको पता है कितना आया था सोल्व करके? वेट 9.8 न्यूटन। तो वेट की भी वैल्यू रख दो बच्चे, क्या आ जाएगा यहाँ से? ये 9.8 अपॉन साइन 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी है? 1 है। अब फर्दर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपको पता है T1 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। T2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये आएगा इक्वल टू 9.8। बस अब यहाँ से इक्वेट कर लो। तो अगर आप पहली इक्वेशन को इक्वेट करते हो T1 अपॉन 1/2 इक्वल टू 9.8, तो यहाँ से टेंशन आ जाती है 1/2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 9.8/2, दैट मीन्स 4.9 न्यूटन। तो इसका मतलब बेटा टेंशन T1 तो कितनी आएगी? 4.9 न्यूटन आएगी। सिमिलरली टेंशन T2 निकाल लो, ऐसी टेंशन T2 आपकी आ जाएगी √3/2 टाइम्स ऑफ 9.8, मतलब सोल्व करके बेटा ये आने वाली है 4.9 न्यूटन। ठीक है ना, कितनी आने वाली है? 4.9 न्यूटन। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने जो है टेंशन फाइंड आउट कर ली। ओह, ये √3 भी आएगा साथ में बेटा, इसके √3 भी है ना, तो ये बनेगा √3 टाइम्स ऑफ 4.9 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। √3 की वैल्यू रख के आगे सोल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या यहीं तक भी छोड़ सकते हो इसको सोल्व करके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टेंशन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो क्लियर है बेटा, सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। सिंपल था, हमने लामीज थ्योरम लगाई है बेटा, W अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन 120, T1 अपॉन साइन 150। ठीक है, अब चलते हैं और न्यूमेरिकल्स की तरफ कि इक्विलिब्रियम वाले बाकी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। और तो एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है। ठीक है, कुछ इस तरह से है कि ए मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। ठीक है, समझना है इसको। सबसे पहली बात बेटा, फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो आपने ध्यान रखनी है वो है आपका इमेजिनेशन पावर। मतलब आपने बेटा न्यूमेरिकल को ना इमेजिन करना है, जो उसने न्यूमेरिकल में बोल दिया ना कि ये हुआ, उसको अपने माइंड में इमेजिन करते चलो कि ये हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपने सोल्व करना है प्रॉब्लम्स को। देखो जैसे मैं बताता हूँ, अब इन्होंने क्या कहा, ए मास ऑफ 6 kg, सुनना है सबने ध्यान से, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। मतलब इन्होंने कहा है कि ये सीलिंग है, हमारी छत है, और एक रस्सी है हमारे पास, और इस रस्सी के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया हुआ है जिसका मास कितना है 2 kg। जो रस्सी है हमारी बेटा वो कितनी लंबी है 2 मीटर। ठीक है, रस्सी की लेंथ कितनी है 2 मीटर। के मास बेटा 6 kg है, मास कितना है 6 kg।
तो आपको दिया है बच्चे कि एक 6 kg का मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास 6 kg है, उसको एक 2 मीटर लंबी रस्सी के साथ आपने लटकाया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। इसको आप ऐसे मान सकते हो बेटा, मैंने क्या किया है कि ये जो ब्लॉक है ना 6 kg का, मैंने ये मान लिया ये डस्टर, मैंने डस्टर के साथ एक धागा जो है बांध दिया, आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर सबको। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है देखो, ठीक है बेटा। इसमें क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली है, पता नहीं आपको कैमरा में नजर आ रही होगी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नजर आ रही है सबको, ये स्ट्रिंग देखो बेटा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है बच्चे, इसके साथ एक वेट लटकाया हुआ है ऐसे, समझ गए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नाउ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप एज शोन इन द डायग्राम। अब आपने क्या किया, इस रोप का जो मिड पॉइंट है ये, इस मिड पॉइंट पे इस तरफ क्या लगाई, एक फोर्स। कितनी फोर्स लगाई, 50 न्यूटन फोर्स। कितनी फोर्स लगाई बेटा, इस तरफ आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाई और उससे रस्सी थोड़ा आगे चली जाएगी, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो आप जब बेटा देखो सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ से इसको खींचोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो नेक्स्ट डायग्राम बता रहा हूँ मैं, जब आप इसको खींचोगे कि पहले जो आपकी रस्सी थी वो ऐसे सीधी थी, लेकिन जब आप इसको ऐसे खींचोगे, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा के खींचोगे तो रस्सी कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। ये हमारा ब्लॉक है 6 kg का, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे पकड़ के इसको खींचा है, फोर्स लगाई आपने F, जिसकी वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, आप चेक भी कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको कि पहले तो हमें कहा था कि भैया ये एक रोप है 2 मीटर की और उसके साथ एक ब्लॉक है 6 kg का, वो हमने सस्पेंड किया हुआ है ऐसे, तो अभी ये स्ट्रेट है। फिर हमने इसको मिड पॉइंट से पकड़ा, मिड पॉइंट से पकड़ के बच्चे इस पे फोर्स लगाई कितनी, 50 न्यूटन। तो जब 50 न्यूटन फोर्स लगेगी तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो जब मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये देखो हो गया ना टेढ़ा। आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, देखो पहले रस्सी ऐसे थी, फिर मैंने जब फोर्स लगाई तो ये ऊपर वाला एंड तो क्योंकि फिक्स है, अब क्योंकि ऊपर वाला एंड फिक्स है, जब मैं अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगा ऐसे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। देखो ये डायग्राम बनेगा बच्चे, समझ पा रहे हो, सेम यही डायग्राम बन रहा है ना, देखो सेम डायग्राम बनेगा यही वाला, ठीक है। रोप आप लोग देख सकते हो, कैमरा नज़दीक ले आता हूँ मैं, इस तरह से पहले सीधी थी, आपने फोर्स लगाई ऐसे हो गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको बताना है व्हाट इज द एंगल दैट रोप मेक्स विद द वर्टिकल। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की डॉटेड डॉटेड, इसके साथ रस्सी कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक रस्सी थी, उसको ऐसे खींचा तो वो ऐसे खिंच गई, फोर्स लगी इधर 50 न्यूटन, यहाँ पे आके वो रुक गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, क्योंकि और मैं नहीं खींच सकता, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। तो अब आपको बताना है यहाँ ये थीटा एंगल कितना बनेगा। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए बेटा आपको बनानी पड़ेंगी इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस कैसे बनेंगी ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो बच्चे हमने माना कि जब इस रस्सी को हमने F फोर्स से इधर खींचा, ठीक, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी ये हम देख लेते हैं। अब पहले तो चलो वेट पे, इस पे देखो कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। अब ये जो ब्लॉक है इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा बेटा? डाउनवर्ड, है ना। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी यूज करनी है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी यूज करनी है। अब ध्यान से देखो आप, मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ और अगर मैं इस ब्लॉक की भी बात करता हूँ तो ब्लॉक का तो वेट नीचे एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ब्लॉक की वजह से भी खींच पड़ रही है इस रस्सी के अंदर, जो हमारी रोप है, क्योंकि ब्लॉक इसको ऐसे नीचे खींच रहा है तो इसमें इसका वेट तो ब्लॉक का नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी ऊपर क्या जनरेट होगी? एक टेंशन। तो ये ब्लॉक का जो वेट है W, वो इसे नीचे खींच रहा है और इसके अपोजिट इसमें क्या जनरेट होगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टेंशन जनरेट होगी T। क्लियर है यहाँ तक? वेट नीचे खींच रहा है और उसके अपोजिट एक टेंशन जनरेट होगी T।
उस टेंशन को मैंने मान लिया T1। क्या मान लिया इस टेंशन को बच्चे? मैंने T1 मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सेम यहाँ से भी एक फोर्स लग रही है 50 न्यूटन। अब इस फोर्स की वजह से भी इस रस्सी में क्या जनरेट होगी? एक टेंशन जनरेट होगी, और वो टेंशन इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अपोजिट होगी। जैसा मैंने बताया है कि किसी भी रोप की अगर मैं बात करता हूँ तो जो टेंशन्स लगती हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। ठीक है, टेंशन्स कैसे लगती हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखो, इस पॉइंट पे जो अप्लाइड फोर्स थी, जो वेट था, इस पॉइंट पे जो वेट था वो नीचे लग रहा था तो टेंशन ऊपर लग रही है। ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है तो इस पॉइंट की पे जो ये फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, इसकी वजह से जो टेंशन लगेगी वो नीचे लगेगी। क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये रोप सेम है, हमारी स्ट्रिंग सेम है, तो ये टेंशन्स दोनों क्या रहने वाली हैं? सेम रहने वाली हैं, बैलेंस कर रही हैं। ठीक। अब जो हमारा ये पॉइंट है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ भी एक टेंशन जनरेट होगी, जिससे मैं T2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इस फोर्स की वजह से। तो जब मैं इस फोर्स से इसको ऐसे खींचूंगा, इस पॉइंट से ऐसे खींचूंगा तो इधर फोर्स लगेगी F, और इस पॉइंट से अवे यहाँ एक टेंशन जनरेट होगी T2, और एक टेंशन नीचे जनरेट होगी ये T1। क्लियर है कि ये टेंशन इसको नीचे लेके आना चाहती है T1, और यहाँ वेट नीचे लग रहा है तो इसके अपोजिट एक टेंशन और लग रही है। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है बच्चों। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ये सिस्टम मेरा किस में है? इक्विलिब्रियम में। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो ऐसे कि ये मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट नीचे जाना चाहता है, उसको नीचे लेके जाना चाहता है, और टेंशन इसको कहाँ खींच रही है? ऊपर। अब क्योंकि मेरा ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 है, ये मूव नहीं कर रहा, सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब वेट और ये जो टेंशन है ये क्या होनी चाहिए? इक्वल और अपोजिट, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो यहाँ से मुझे बच्चे एक चीज क्लियर हो जाती है कि मेरा जो ब्लॉक का वेट होगा W, इट शुड बी इक्वल टू द टेंशन T1। तो इसका मतलब जो T1 टेंशन है वो वेट के इक्वल है, और वेट हमारा क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। और मास हमें पता है ब्लॉक का कितना था? 6, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी यूज करनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10। तो इसका मतलब टेंशन कितनी बन रही है यहाँ? 60 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 60 न्यूटन। तो T1 मेरा आ गया 60 न्यूटन। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब कैसे सोल्व करना है इसको, तो अब ध्यान से समझना है बच्चे। अब ऐसे अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए इक्विलिब्रियम का, कोई भी इस तरह का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सभी फोर्सेस के 2 कंपोनेंट कर लेने हैं, उनको रिजोल्व कर लेना है, तोड़ लेना है। उन फोर्सेस को बच्चे आपने 2 कंपोनेंट्स में तोड़ना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लेना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ हम यही करेंगे, इनको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। एक, जैसे मान लिया कोई भी फोर्स, मान लिया कोई फोर्स ऐसे लग रही है, तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये टॉपिक आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक, तो यहाँ यही करेंगे। तो ये टेंशन T2 बेटा इस तरफ लग रही है, तो इस टेंशन T2 के मैं 2 कंपोनेंट ले लूंगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो मेरी टेंशन लग रही है यहाँ T2, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चे, एक हो जाएगा ये वाला वर्टिकल के अलोंग, और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग। अब कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये एंगल भी क्या होगा? मेरा थीटा होगा। क्या होगा? ये एंगल भी थीटा। अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पे जैसे ये थीटा एंगल बनाता है T, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ लगेगा कोस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ क्या लगेगा? साइन। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा T कोस थीटा और T साइन थीटा। 2 कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे, T कोस थीटा, T साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ यही होगा, एक तरफ T कोस थीटा आ जाएगा, एक तरफ T साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही होगा। इस टेंशन T2 के मैं 2 कंपोनेंट्स बना लूंगा, एक तरफ तो हो जाएगा ये T2 कोस थीटा, क्योंकि T2 थीटा एंगल बना रहा है, और एक तरफ ये हो जाएगा हमारा T2 साइन थीटा। तो 2 कंपोनेंट्स बेटा हो जाएंगे, T2 कॉस थीटा और T2 साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब जस्ट आपने क्या करना है,
तो पहला स्टेप समझ में आया। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग करने हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अलग करने हैं। अब क्योंकि हमारा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब नेट किसी भी पॉइंट पे जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी वो भी जीरो होगी और जो नेट वर्टिकल फोर्स होगी वो भी जीरो होगी। तो आपने यही करना है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी जीरो के इक्वल रख देना है, नेट वर्टिकल फोर्स को भी जीरो के इक्वल रख देना है। इससे दो इक्वेशंस बनेगी, उनको सोल्व कर लेना है। तो देखो, तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दो O, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन पॉइंट O मस्ट बी जीरो। क्योंकि हमारा ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम है तो पॉइंट O पे जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं उनका टोटल वेक्टर सम क्या आना चाहिए, हमारा जीरो आना चाहिए। तो अब देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पॉइंट O पे। अब यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है बेटा, इस तरफ वाली फोर्सेस को आप प्लस में ले लो, उस तरफ वाली फोर्सेस को माइनस में ले लो। जैसे आप ग्राफ में करते हो, ठीक है, इधर वाले क्या लेते हो प्लस में और उधर वाले माइनस में। ग्राफ में यही करते हो ना, ये जीरो से इधर प्लस एक्सिस होता है, इधर माइनस होता है। तो आपने यही ध्यान रखना है, राइट वाली फोर्सेस को प्लस में लेना है, लेफ्ट वाली फोर्सेस को माइनस में लेना है। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, देखो अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं यहाँ पे। अगर सिस्टम को ध्यान से देखो, दो ही लग रही हैं, एक ये एक ये। अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं, अगर मैं बेटा अलग से डायग्राम बनाता हूं तो आपको दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिर्फ यहाँ पे दो तरह की ही लग रही है हमारी, एक ये और एक ये। देखो कैसे, एक तो इधर लग रही है हमारी अप्लाइड फोर्स जो 50 न्यूटन है, और एक इधर लग रही है फोर्स हमारी जो है T2 sin थीटा। बाकी इस पॉइंट पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। T2 sin थीटा और इसका नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा बेटा F माइनस T2 sin थीटा, इट शुड बी जीरो। ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ F की वैल्यू रख दो। F कितना है आपका 50 न्यूटन फोर्स लगाई थी, तो 50 माइनस T2 sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। आपके पास एक इक्वेशन बन गई, T2 sin थीटा इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली बच्चों हमें वर्टिकल फोर्सेस भी देखनी है। नेट वर्टिकल फोर्स भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, वो भी निकाल लेंगे। सिमिलरली नेट वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, वो भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मस्ट बी जीरो। तो नेट वर्टिकल फोर्सेस को भी हम जीरो के इक्वल रख देते हैं और हमारे पास आ जाएगा। अब वर्टिकल फोर्सेस देखो कौन कौन सी लग रही है। एक तो इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ लग रही है एक फोर्स T2 cos थीटा, और एक फोर्स बेटा नीचे लग रही है जो आपकी है टेंशन T1। बस यही दो वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो आपके पास आ जाएगा T2 cos थीटा इक्वल्स टू मतलब अब देखो वर्टिकल फोर्सेस में आपने ऊपर वाली फोर्सेस को प्लस में लेना है, नीचे वाली फोर्सेस को माइनस में लेना है। तो ये बनेगा T2 cos थीटा माइनस T1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आ गया T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1, और T1 आपको पता है कितना आया था 60 न्यूटन। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई T2 cos थीटा इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको तो क्या निकालना था, ये एंगल थीटा निकालना था। अभी एंगल थीटा निकल सकता है, आपको जस्ट क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो मेरे पास देखो क्या आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 इक्वेशन क्या थी T2 sin थीटा, और इसमें यहाँ पे क्या था लेफ्ट साइड में T2 cos थीटा। तो T2 sin थीटा अपॉन T2 cos थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या था T2 sin थीटा की 50 अपॉन इधर क्या है बेटा 60, ये आ जाएगा। तो अब T2 से हो गया T2 कैंसिल, 0 से 0 कट गई, तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा।
इज इक्वल टू बन गया 5/6, क्योंकि यहाँ पे ये बचा ना बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बन गया टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल आ गया 5/6। तो यहाँ से फिर हमारे पास थीटा आ जाएगा, टेंजेंट उधर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/6, ये हमारे पास बच्चों फिर आ जाएगा। तो थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 5/6। क्लियर? तो इससे हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितना है, टेंजेंट उधर गया, टेंजेंट इनवर्स 5/6। एग्जाम में आप यहाँ तक कर सकते हो, और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है घर पे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स 5/6 की वैल्यू भी बच्चे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वहाँ पे भी आप जो है टेंजेंट इनवर्स 5/6 की वैल्यू निकाल सकते हो। और जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 39.8 डिग्री। कितना आएगा बेटा ये सॉल्व करके आंसर? 39.8 डिग्री। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने बेटा किया कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि ऐसी फोर्सेस जो जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो उन्हें कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वो इक्विलिब्रियम में कैसे आती है, और फिर हमने ये दो न्यूमेरिकल्स किए, एक लामिस थ्योरम से रिलेटेड और एक इस तरह। तो इस तरह का बेटा कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसमें आपको यही करना है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है उसका, फ्री बॉडी डायग्राम, कि कौन से पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्स या टेंशन लग रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी फोर्सेस को या टेंशंस को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेना है। फिर सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जीरो के इक्वल रख देना है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे। ऐसे ही सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को जीरो के इक्वल रख देना है, इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व करना है और आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए आपको एक होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका आंसर के कितना आएगा। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं इस तरह का। ये हमारे दो रिजिड सरफेस हैं और ये हमारी एक स्ट्रिंग थी जिसपे एक वेट हमने सस्पेंड किया। यहाँ पे एक वेट, एक ब्लॉक मैंने लगाया, और जो ब्लॉक है मेरा, जो मैंने यहाँ लगाया है ब्लॉक, उसका मास मुझे गिवन है, ब्लॉक का मास मुझे गिवन है 4 kg। कितना है? 4 kg। इसके अलावा बेटा मुझे एंगल्स गिवन है, यहाँ पे मुझे एंगल दिया है ये 60 डिग्री। और अब यहाँ टेंशन्स जनरेट हो रही है, यहाँ टेंशन बन रही है T1 इस पॉइंट से अवे लगेगी, ऐसे ही यहाँ पे टेंशन जनरेट हो रही है T2 इस पॉइंट से अवे लगेगी, और एक टेंशन नीचे जा रही है, टेंशन T3 जो इस पॉइंट से अवे लगेगी ऐसे नीचे। ठीक है, तो आपको ये टेंशन T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड T1 एंड T2। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, T1 और T2 निकालना है बच्चे आपको, ये आज का आपका होमवर्क है। हिंट दे देता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इनके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे T1 और T2 के। कैसे निकालोगे? देखो जो वेट है इसका, वेट तो नीचे एक्ट करेगा W, जो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू mg, वो कर लोगे आप g की वैल्यू 10 यूज करके। अब वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो इसमें स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट होगी ऊपर T3। अब ये सेम स्ट्रिंग है तो T3 टेंशन सेम रहेंगी, तो T3 टेंशन की वैल्यू तो आपको पता लग गई जो इसका वेट है। इसके अलावा आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। अब देखो टेंशन T2 तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेंशन T1 आपकी एंगल बना रही है तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वो कैसे करेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिक है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये देखो जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे T1 का एक कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos 60, और यहाँ पे इसी का T1 का दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा जहाँ पे एंगल नहीं बनता, मैंने बताया क्या लगता है साइन, तो T1 sin 60। अब मैंने डायग्राम बना दिया, अब बस आपको सोल्व करना है। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 के इक्वल रखना है, मतलब T1 cos 60 माइनस T2 इक्वल टू 0, ऐसे T1 sin 60 माइनस T3 इक्वल टू 0 रखना है। वहाँ से आपके पास दोनों टेंशन्स निकल आएंगी। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे जो हैं आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम
कनेक्टेड बॉडीज़ का मोशन डिस्कस करेंगे, पुली प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। तो बेटा पढ़ते रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखें। बाय टू ऑल।